Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. In today's video, we are going to discuss some important previous year questions from paper 1 and all the questions are taken from 2022 and 2023 exam. So all the questions are very important for your upcoming exams. जितने भी questions होंगे वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे एंड सारे ही questions के आंसर का हम साथ में explanation भी देखेंगे. तो सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप जून 2024 एग्जाम को टारगेट कर रहे हो. ओके. इसके अलावा इस चैनल पर हम लोग फिलहाल लॉजिकल रीजनिंग यूनिट कवर कर रहे हैं जिसमें कि 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं. अगर आप लोगों ने ये टॉपिक्स अभी तक नहीं पढ़े हैं या ये क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो LR फॉर जून 2024 एग्जाम के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह आपको सारी ही प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. वहाँ से जाकर आप लोग इन सारे ही टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हो. एंड आज की क्लास या आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके. आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पर मैं आपको जो भी अपडेट होती है UGC नेट एग्जाम से रिलेटेड, PhD एंट्रेंस से रिलेटेड, मैं वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ How many parts are there in 13-digit ISBN number? ISBN नंबर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा. सबसे पहले तो आपको ISBN की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि ISBN नंबर की फुल फॉर्म होती क्या है. यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 13 अंकों वाले ISBN नंबर में कितने भाग होते हैं, 5, 4, 7 या फिर 3. तो 13 डिजिट की बात हो रही है, ISBN नंबर की बात हो रही है. ISBN मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर. अगर 13 डिजिट की बात हो रही है तो 13 डिजिट वाले ISBN नंबर में जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो होते हैं 5. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, 5. अब ISBN नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका वो गलत ना हो. सबसे पहले तो एक होता है 13 डिजिट ISBN नंबर और एक होता है 10 डिजिट ISBN नंबर. इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए. जो 13 डिजिट ISBN नंबर होता है और जो 10 डिजिट ISBN नंबर होता है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो 13 डिजिट का ISBN नंबर होता है उसमें होते हैं 5 पार्ट्स और जो 10 डिजिट का ISBN नंबर होता है उसमें होते हैं 4 पार्ट्स. एक पार्ट नहीं होता है 10 डिजिट वाले ISBN नंबर में, कौन सा, प्रीफिक्स एलिमेंट. ठीक है. तो 10 डिजिट वाली ISBN नंबर में 10 न्यूमेरिक डिजिट होंगी. उसके साथ ही 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया जाएगा और 13 डिजिट वाले को कितने में डिवाइड किया जाएगा, 5 में. 10 डिजिट वाले को कितने में किया जाएगा, 4 में. ओके. उसके साथ ही जो 10 डिजिट का ISBN नंबर होता है उसमें कोई प्रीफिक्स एलिमेंट नहीं होता है, जबकि 5 डिजिट वाले ISBN नंबर यानी कि 13 डिजिट वाले ISBN नंबर में जो 5 पार्ट्स होते हैं उसमें सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है प्रीफिक्स एलिमेंट. ठीक है. तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच. जो ISBN 13 होता है उसमें 13 न्यूमेरिक डिजिट्स होती हैं, उसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है. उसके साथ ही 3 डिजिट का एक प्रीफिक्स एलिमेंट भी इसमें होता है, इसीलिए ये कितने का होता है, 5 पार्ट्स होते हैं इसमें. तो इस तरीके से आपको 10 डिजिट के बारे में और 13 डिजिट के बारे में दोनों के ही बारे में अलग अलग पता होना ज़रूरी है. किसी से भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या होगा. 10 डिजिट वाले में कितने पार्ट्स होंगे, 4. 13 डिजिट वाले में कितने पार्ट्स होंगे, 5. और सबसे पहला क्या होगा, प्रीफिक्स एलिमेंट. सेकंड क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट. थर्ड वाला जो नंबर होता है ISBN नंबर में उसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेंट एलिमेंट. उसके बाद फोर्थ वन होता है पब्लिकेशन एलिमेंट और लास्ट वन होता है चेक डिजिट. तो इससे भी अगर कोई क्वेश्चन आता है कि प्रीफिक्स एलिमेंट किस वाले ISBN नंबर में होता है तो आपको पता होना चाहिए 13 डिजिट ISBN नंबर में. तो किसी भी तरीके से मॉडिफाई करके क्वेश्चन दिया जाए ISBN से रिलेटेड, आई होप कि अब आपका आंसर गलत नहीं होगा. आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. अ मीडियम इज नोन एज हॉट मीडियम एज इट इन्वॉल्व्स हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया. ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए बिकॉज जून 2023 एग्जाम एंड दिसंबर 2023 एग्जाम दोनों ही एग्जाम में इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे गए हैं. स्पेशली जून वाले एग्जाम में ज़्यादा देखे गए हैं. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हॉट मीडिया के बारे में, हॉट मीडियम के बारे में. क्या होगा, सिंगल सेंसरी रिसेप्टर, हाई सेंसरी इन्वॉल्वमेंट रहता है हॉट मीडियम में, बैलेंस्ड रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं. तो हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं.
कैसे डिफरेंस हम करते हैं हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया में? जो हॉट मीडिया होता है उसमें आपका पार्टिसिपेशन रहता है लो और कम से कम सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट रहता है क्योंकि पार्टिसिपेशन लो है। और जो कूल मीडिया होता है, कूल मीडिया में आपके सेंसेस भी ज़्यादा होते हैं और आपका हाई पार्टिसिपेशन रहता है। यहाँ पर बात हो रही है हॉट मीडियम की, तो हॉट मीडियम में क्या है, क्योंकि हमारा लो पार्टिसिपेशन रहता है इसीलिए सिंगल सेंसरी रिसेप्टर, यहाँ पर हमारा एक ही सेंस ज़्यादा एक्टिव रहता है। कूल मीडियम में क्या होता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सेंस एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंगल सेंसरी रिसेप्टर, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ही सेंस ज़्यादा एक्टिव रहता है हॉट मीडियम में। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। अब इसका आप डिफरेंस इन एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझ सकते हो। हॉट मीडिया यानी कि लो पार्टिसिपेशन, कूल मीडिया यानी हाई पार्टिसिपेशन। हॉट मीडिया में क्या होता है कि आपका एक सेंस ज़्यादा एक्टिव रहता है, जैसे कि रेडियो, यहाँ पर आपका ऑडिटरी सेंस ज़्यादा एक्टिव रहता है। मूवीज़, यहाँ पर आपका विजुअल जो सेंस होता है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसी तरीके से फोटोग्राफ, प्रिंट, ये किसके एग्जाम्पल होंगे, हॉट मीडिया के। कूल मीडिया में क्या होगा, कूल मीडिया में आपका हाई पार्टिसिपेशन रहता है, हाई सेंसरी इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो क्या होगा, कूल मीडिया। जैसे कि टेलीफोन पर आप बात करते हो, आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। टेलीविज़न, कार्टून, स्पीच, सेमिनार, स्पीचेस, सेमिनार, ये किसका एग्जाम्पल होगा, कूल मीडिया का। तो इस तरीके से लेक्चर्स, स्पीच, सेमिनार, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारा हाई पार्टिसिपेशन यानी कूल मीडियम। ओके, तो ये डिफरेंस होता है हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया के बीच। थर्ड क्वेश्चन इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आर। आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से आंसर करना है, उसके बाद वीडियो को प्ले करना है और देखना है कि मैं क्या आंसर बताती हूँ। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से पूछा गया है। एरिस्टोटल मॉडल, लासवेल मॉडल, बर्लोज मॉडल, सारे मॉडल्स हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। ट्रांजैक्शनल मॉडल, लीनियर मॉडल, सारे टाइप के क्वेश्चन मॉडल्स हम लोग कवर कर चुके हैं। कम्युनिकेशन नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप कम्युनिकेशन के सारे मॉडल्स इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, एरिस्टोटल के बारे में हमने अच्छे से समझा था कि एरिस्टोटल का जो मॉडल होता है कम्युनिकेशन का, उसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, उसी से आपके बहुत सारे आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे, कि एरिस्टोटल का मॉडल हमेशा स्पीकर सेंटर्ड मॉडल होता है, यानी जो बोलने वाला है उसको सेंटर में रखा जाता है। तो इस एरिस्टोटल का मॉडल क्या होगा, स्पीकर सेंटर्ड मॉडल। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या होंगे एरिस्टोटल मॉडल के, वीक एनकोडिंग होगी। हम अच्छे से जानते हैं एरिस्टोटल का मॉडल स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है, तो वहाँ पर वीक एनकोडिंग क्यों होगी, वहाँ तो स्ट्रॉन्ग एनकोडिंग होनी चाहिए, ठीक है। ऑडियंस क्रिएटेड कंटेंट, क्या ऐसा होता है, ऑडियंस क्रिएट क्यों करेगी कंटेंट को, स्पीकर क्रिएट करेगा ना कंटेंट को, जो बोलने वाला है, क्योंकि उसी को सेंटर में रखा गया है एरिस्टोटल मॉडल में। वन वे कम्युनिकेशन, स्ट्रेस ऑन द स्पीकर एंड इग्नोरेंस ऑफ नॉइस, ये तीनों चीज़ें अगर आप ध्यान से देखते हो तो एरिस्टोटल के मॉडल में क्योंकि स्पीकर पर ज़्यादा फोकस किया गया है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा, स्पीकर पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है, दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा, इसमें नॉइज़ का जो एलिमेंट है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, इग्नोर किया गया है। तो ये तीनों ही जो ऑप्शंस हैं, ये तीनों ऑप्शंस एरिस्टोटल के मॉडल से रिलेटेड हैं और ये कमियां पाई जाती हैं एरिस्टोटल के मॉडल में। और यहीं पर ये चीज़ पूछी गई थी कि डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो ए और बी जहाँ पर भी है उसको आप कट कर दीजिए और आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, CDE, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आप समझ सकते हो। एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज मेनली अ स्पीकर सेंटर्ड मॉडल वेयर द स्पीकर एंड स्पीच आर वेरी इंपॉर्टेंट। किस चीज़ पर स्ट्रेस दिया गया है, स्पीकर और स्पीच पर। इट इज़ यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग स्पीचेस, लेक्चर्स, सेमिनार, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन को ज़्यादा फोकस किया जाता है एरिस्टोटल मॉडल में। इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड, अगर आपसे स्टेप्स पूछे जाते हैं एरिस्टोटल मॉडल के तो सबसे पहले आता है स्पीकर, देन स्पीच, स्पीकर बोलने वाला, स्पीच जो भी वो बोल रहा है, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एलिमेंट्स पूछे जाते हैं तो एलिमेंट्स कितने होंगे, 5। कौन कौन से होंगे और उनका सीक्वेंस क्या होगा, वो होगा ये। तो इसको भी आप लोग अपने पास नोट कर लेना। और यहाँ पर नॉइस का जो एलिमेंट है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, उसको इग्नोर किया गया है। इसके अलावा एरिस्टोटल मॉडल में 3 एलिमेंट आते हैं, ईथोस, पैथोस एंड लोगोस। इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ईथोस रिलेटेड होता है अथॉरिटी या क्रेडिबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता, यानी एथिक्स से रिलेटेड। ईथोस यानी एथिक्स,
पैथोस किससे रिलेटेड होता है? इमोशन से रिलेटेड। और लोगोस किससे रिलेटेड होता है? लॉजिक से रिलेटेड। तो इस तरीके से अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इन तीनों का जो मेन मीनिंग है वो पता होना ज़रूरी है। 3 कंपोनेंट होते हैं एरिस्टोटल के मॉडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ मास कम्युनिकेशन एलिमेंट्स इज। मास कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स का सिक्वेंशियल ऑर्डर आपको बताना है। फर्स्ट इज सोर्स या एनकोडर, ठीक है। दूसरा मैसेज, मीडियम, डीकोडर एंड फीडबैक। इसको आप ध्यान से देखिए, हमने अच्छे से समझा था कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे रन करता है, क्या स्टेप्स होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहला होता है बोलने वाला, जिसको हम कहते हैं सेंडर, एनकोडर या फिर सोर्स। ये सारे ही किसके नाम हैं? बोलने वाले के, जो बात को कहता है, ठीक है। तो फर्स्ट तो हो जाएगा ये। उसके बाद दूसरा जो वो बोलता है मैसेज। तीसरा मीडियम, जिसके थ्रू उसकी बात जा रही है दूसरे लोगों तक। डीकोडर कहेंगे जो रिसीवर होता है। डीकोडर या रिसीवर दोनों एक ही बात है, यानी कि जो उस बात को डीकोड कर रहा है। तो ये हो जाएगा फोर्थ वन। और लास्ट में डीकोडर जो अपनी बात कहेगा, बात सुनने के बाद जो बात कहेगा वो क्या होता है? फीडबैक। यानी ये खुद ही सीक्वेंस से लिखे हुए हैं सारे। और करेक्ट आंसर क्या होगा? ABCDE। सो हेयर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये पहले ही सीक्वेंस से अरेंज किए गए हैं। बस बेवकूफ़ बनाने के लिए एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया था, कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। एलिमेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आप देख सकते हो। सबसे पहले आता है सोर्स, यानी बात को कहने वाला। उसके बाद एनकोडिंग, जब आप अपने बात को, अपने विचारों को शब्दों का रूप देते हो, यानी एनकोडिंग। उसके बाद एनकोडिंग किसकी की जा रही है? मैसेज की। किसके थ्रू भेजा जा रहा है मैसेज? चैनल के थ्रू। उसके बाद जो डीकोडिंग कर रहा है वो कौन कर रहा है? रिसीवर या ऑडियंस। उसके बाद क्या आ जाएगी? ऑडियंस। उसके बाद जो ऑडियंस बाद में जो कुछ बोलेगी वो क्या होगा? फीडबैक। और उसके बाद नॉइस। ये क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेमोरी बेस्ड। तो यहाँ पर पूछा गया है एडवर्टाइजमेंट के जो जनक हैं या विज्ञापन के जो जनक हैं वो किसको कहा जाता है? आईवी ली, डेविड एम ओगिलवी, एडवर्ड व्हाइटहेड या फिर एडवर्ड बर्ने। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेविड एम ओगिलवी, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। इनको माना जाता है फादर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट, वर्बल कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस होगी। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब मौखिक संचार, यानी कि जो हम बोलते हैं अपने शब्दों के थ्रू, जब हम दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, पार्शियल होता है या फिर अनटाइमली होता है। यानी कि अनटाइमली मतलब असामयिक। तो कंटिन्यूअस बिल्कुल नहीं होगा वर्बल कम्युनिकेशन। कंटिन्यूअस, आप कंटिन्यू तो नहीं बात करते हो, डिसकंटिन्यूअस। यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच न्यूज़पेपर लोगो बियर्स लेट ट्रूथ प्रीवेल। यानी किस समाचार पत्र के लोगो पर सच्चाई की जीत हो अंकित है। ये किस न्यूज़पेपर की टैगलाइन है? लेट ट्रूथ प्रीवेल। द स्टेट्समैन, टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून या फिर द हिंदू। तो ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो लोगो है वो क्या है? लेट ट्रूथ प्रीवेल, यानी सच्चाई की जीत हो। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, गिफ्टेड स्टूडेंट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं इन देयर जजमेंट, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, कि उनको टीचर्स की कोई नीड ही नहीं होती है, वो खुद ही करते हैं जो भी उनको करना है। इंट्रोवर्ट इन नेचर, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि अपनी बात ज़्यादा लोगों के सामने रखते नहीं हैं। नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, या फिर अपनी ज़रूरतों के प्रति वो असंवेदनशील होते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। तो गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए देखो, सबसे पहली चीज़ कि चाहे गिफ्टेड स्टूडेंट है या क्रिएटिव स्टूडेंट है, कोई भी किसी भी तरीके का स्टूडेंट है, टीचर्स की नीड सभी को होती है। इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स नहीं हो सकता। ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो ये कट हो जाएगा। और गिफ्टेड स्टूडेंट्स इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों ही होते हैं, तो ये भी कट हो जाएगा। अपनी ज़रूरतों के प्रति असंवेदनशील तो कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। गिफ्टेड स्टूडेंट को तो और अच्छे से पता होता है कि उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनको अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये भी कट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट। वो अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं, अपने निर्णय खुद लेते हैं।
स्वतंत्र रूप से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। अब गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में एक दो चीज़ें आप और जान लीजिए, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आता है तो आप हैंडल कर लो। तो दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट। उसके साथ ही गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर टीचर्स एज दे नीड देयर टीचर्स फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सारे ही स्टूडेंट्स को गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए अपने टीचर्स की नीड होती है, ठीक है, ताकि वो अपनी एबिलिटीज़ को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ। सेकेंड वन इज दे आर नॉट इंट्रोवर्ट एज मैनी, मेनली दे शो द एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ बिहेवियर। ज़्यादातर जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो इंट्रोवर्ट ना होकर एक्सट्रोवर्ट टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि उनको बातचीत करना पसंद होता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद होता है, वो एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंगेज होना प्रीफर करते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं गिफ्टेड स्टूडेंट की। उसके साथ ही दे आर हाईली असर्टिव अबाउट देयर नीड्स एज दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर नीड्स। वो अपनी नीड्स से अच्छे से अवेयर होते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरतों के प्रति असंवेदनशील होते हैं, तो वो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर स्टैटिस्टिकल पैकेजेस। यहाँ पर आपको बताना है कि स्टैटिस्टिकल पैकेजेस कौन कौन सा होगा, यानी कि जो स्टैटिक्स हम यूज़ करते हैं वो किस किस से रिलेटेड होगा। SPSS, SAS, एनोवा या फिर स्टेटा या फिर आर, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कोई एक है जो गलत है। SPSS हम अच्छे से जानते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है सॉफ्टवेयर। SAS भी क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, ये भी स्टैटिस्टिकल पैकेजेस है। स्टेटा, आर, ये सब क्या हैं? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन जो अनोवा होता है, अनोवा आप सभी जानते हो, ये एक टेस्ट है, ठीक है, ना कि एक सॉफ्टवेयर है, बल्कि अनोवा क्या है? एक टेस्ट है, स्टैटिक्स है। तो ये क्या होगा? यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, तो जहाँ पर सी लिखा हुआ है वो हो जाएगा कट, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A, B, D and E only, because ANOVA is not a statistical package, it's a type of test। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर के नाम आपको कुछ पता होने चाहिए, जैसे SPSS, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सेल, स्टेटा, SAS, JMP, MET-LAB, पाइथन एंड आर, all of these are quantitative data analysis softwares। okay, where is the National Geophysical Research Institute located? राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर, हैदराबाद, मुंबई या फिर जयपुर। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हैदराबाद। ये आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। STM कैन ओनली बी मूव्ड टू LTM थ्रो। अब यहाँ पर STM और LTM का क्या मतलब है? यहाँ पर लिखा हुआ है STM को LTM में कैसे बदल सकते हैं हम। STM मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसका क्या आंसर होगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो अप्रॉक्स 30 सेकेंड तक आपकी रहती है। और LTM मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी तक कैसे ले जाया जा सकता है, या शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप कैसे चेंज कर सकते हो? सेंसरी इंफॉर्मेशन के थ्रू, इलेबोरेटिव रिहर्सल, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर रिटेनिंग इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहली चीज़ सेंसरी इंफॉर्मेशन, आपने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी, तो क्या आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते, तो ये कट हो जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये तो बिल्कुल कट हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही, यहाँ तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करने की बात हो रही है। लास्ट है रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रिटेन रख के आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी चीज़ आप रिटेन करते हो उसको बराबर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो जो आपने रिटेन की है इन्फॉर्मेशन वो आपकी दूर चली जाएगी, भूल जाओगे आप उसको। तो सबसे मेन क्या होता है? रिहर्सल, या हम इसको प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, अभ्यास भी कह सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलना है, इसीलिए कहा जाता है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, जो भी नोट्स बना रहे हो, उसको रेगुलर रिवाइज भी कीजिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितना आप रिहर्स करते हो चीज़ों को, जितना आप रिवाइज करते हो, जितना प्रैक्टिस करते हो,
वो आपको उतना ही ज़्यादा याद रहती हैं और वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बनती चली जाती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, इलैबोरेटिव रिहर्सल। शॉर्ट टर्म मेमोरी इट कैन होल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर अप टू 30 सेकेंड, और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेमोरीज। अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात की जाए तो बचपन से लेकर आज तक जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी ज्ञान है आपके पास, जितनी भी यादें हैं आपके पास, वो सब क्या होगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, नेक्स्ट, डे टाइम नॉइज स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड फॉर रेसिडेंशियल एरियाज इन इंडिया। भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन के समय शोर का मानक निर्धारित है। डे टाइम नॉइज की बात हो रही है, स्टैंडर्ड वैल्यू पूछी गई है रेसिडेंशियल एरिया के लिए, कहाँ पर? इंडिया में। तो क्या होगा? डे टाइम की बात हो रही है, नॉइज का स्टैंडर्ड लेवल बताना है, 75 होगा। बात किसकी हो रही है? रेसिडेंशियल एरिया की। 65 होगा, 55 होगा या फिर 50 होगा। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब किया गया है नॉइस लेवल का अलग अलग एरिया के लिए, ठीक है। साइलेंस जोन के लिए अलग है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अलग है, रेसिडेंशियल एरिया के लिए अलग है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे रेसिडेंशियल एरिया के लिए पूछा गया है, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा 55। डे टाइम के लिए कितना होगा? 55। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। अब इसके अलावा जो बाकी के हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अभी तक जो देखा गया है वो इन 4 से ही पूछे गए हैं, कैटेगरी ऑफ एरिया से। इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात करें तो डे टाइम की जो लिमिट है वो है 75, और जो नाइट टाइम की जो दी गई है नॉइस लिमिट वो 70। कॉमर्शियल के लिए डे टाइम की जो नॉइस लिमिट है या फिर जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 65 डेसिबल, और उसके बाद नाइट के लिए है 55। ऐसे ही रेसिडेंशियल के लिए जो क्वेश्चन में पूछा गया था, डे टाइम लिमिट जो है वो है 55 डेसिबल और जो नाइट टाइम है वो है 45। और साइलेंस जोन की अगर बात करें तो वो सबसे कम है, 50 है डे के लिए, और नाइट के लिए कितनी है? 40। तो इस तरीके से भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहाँ पर कितने का है? 10 का। यहाँ पर भी कितने का है? 10 का। और यहाँ पर भी कितने का है? 10 का। सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में जो है 5 का डिफरेंस है और बाकी सब में 10-10 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से भी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो। ओके, आगे देखते हैं। द टारगेट सेट बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर जनरेटिंग पावर फ्रॉम विंड एनर्जी बाय द ईयर 2022। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? किसकी बात हो रही है? विंड एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। विंड एनर्जी से पावर जनरेट करेगा इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि कितना किया जाएगा? 60 गीगावाट, 50, 40 या फिर 15। तो देखो, विंड एनर्जी की जब भी बात आएगी पावर जनरेट करने की विंड एनर्जी से, तो वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 60। हमेशा याद रखना, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। विंड के अलावा बाकी भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो भी आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 60। बाकी के देखो, सोलार से अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो 100 गीगावाट होगा इसका आंसर। सोलार यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा से कितना विद्युत उत्पादन करने की बात की गई है? 100 गीगावाट। विंड यानी कि वायु से कितना विद्युत उत्पादन करने की बात की गई है? 60। बायो पावर से अगर पूछा जाता है तो 10, और स्मॉल हाइड्रो पावर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो होगा 5 गीगावाट। और टोटल अगर पूछा जाता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, कितनी पावर जनरेट की जाएगी, तो टोटल होगा 175। और ये कब तक रखा गया था ये लक्ष्य? 2022 तक। द टोटल टारगेट सेट बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर जनरेटिंग पावर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय द ईयर 2022 इज 175 गीगावाट। तो इस तरीके से आप लोग इन सबको याद रखना। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सोलार और विंड से पूछे गए हैं, बायो पावर से भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस पूरी लिस्ट को आप लोग अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल हाउ मैनी ग्रीन हाउस गैसेज आर कवर्ड फॉर रिड्यूसिंग देयर एमिशन। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि में कितनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कवर किया गया था या बात की गई थी? 4। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते आप। जून में भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए, ग्रीन हाउस गैसेस से क्वेश्चंस पूछे गए, रियो समिट से क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये जो मेन चीज़ें हैं
इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। स्पेशली क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ईजी है और इसमें कितनी ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई है, सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस का भी आपको पता होना चाहिए। टोटल 6 ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। वो 6 ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कंफ्यूज मत होना, CO नहीं होगा, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। तो इन चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होना। दूसरा होता है CH4 जिसको हम कहते हैं मीथेन। तो अगर आपको CH3 लिखा हुआ दिखाई देता है तो उससे भी आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, अगर N2O की जगह अगर NO2 मिलता है तो वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर NO2 की बात नहीं हो रही है, N2O की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्थ वन इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यानी HFCs, CS और उसके बाद परफ्लोरोकार्बन्स, उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। तो ये आपको फॉर्मूलाज और नाम इन 6 के 6 ग्रीन हाउस गैसेस के याद होने ज़रूरी हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रिफर्स टू, एक्सटर्नल वैलिडिटी का क्या मतलब होता है या फिर बाहरी वैधता का क्या तात्पर्य है। द रिगर ऑफ द स्टडी, अध्ययन की कठोरता। द एक्यूरेसी ऑफ अ प्रोसीजर, किसी प्रक्रिया की सटीकता। द रिलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम विद द रिसर्चर्स पर्सनल लाइफ, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। द एक्सटेंट ऑफ जनरलाइजेबिलिटी दैट द रिजल्ट्स प्रोवाइड। तो आप में से बहुत से लोगों को इसका आंसर पता भी होगा, नहीं पता है तो आपको दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है और इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है रिसर्च में। तो 2 टाइप की वैलिडिटी होती है। अगर एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करें तो एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब है कि जो आपके रिसर्च के रिजल्ट हैं, आप अगर आगे PhD करोगे, रिसर्च करोगे, तो आपके जो रिसर्च के रिजल्ट्स हैं वो आप बाकी पॉपुलेशन पर, जैसे सैंपल पर आपने रिसर्च की तो उस सैंपल पर की गई रिसर्च को आप पूरी पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर सकते हो या नहीं, बाकी की पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हो या नहीं उस चीज़ को, तो वो क्या कहलाता है, जनरलाइज करना। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी का क्या मतलब है कि अगर आपकी रिसर्च जो सैंपल पर की गई है वो बाकी पॉपुलेशन पर आप जनरलाइज कर सकते हो, उन पर भी लागू कर सकते हो या नहीं, वो होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। इसका कीवर्ड क्या है, जनरलाइज करना, ठीक है। और एक क्या होता है, एक होता है इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी का क्या मतलब होता है, इंटरनल वैलिडिटी का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप, कि आपके जो वेरिएबल्स हैं रिसर्च में उनमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है या नहीं। तो जहाँ पर भी कॉज एंड इफेक्ट की बात आएगी वो होगा इंटरनल वैलिडिटी, और जहाँ भी रिजल्ट्स को जनरलाइज करने की बात आएगी वो क्या होगा, एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो इन दोनों का मतलब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। हेयर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपको देखना है। SPSS इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस। अभी हमने देखा कि SPSS डेटा एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कहता है टर्निटिन इज अ वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर फॉर स्टेटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। क्या टर्निटिन डेटा एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है? तो सबसे पहली चीज SPSS के बारे में जो बात लिखी हुई है कि ये डेटा एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है, वो तो बात है सही, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग, क्योंकि SPSS एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। दूसरी चीज़, टर्निटिन बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस के लिए, तो ये भी गलत, क्योंकि जो टर्निटिन सॉफ्टवेयर है वो प्लेजरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर है, ना कि डेटा को एनालाइज करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ होता है, प्लेजरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि साहित्यिक चोरी जिसको कहते हैं हिंदी में, उसके लिए यूज़ किया जाता है टर्निटिन का। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हो जाएंगे रॉन्ग, और आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। SPSS जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज इज नॉट अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय IBM। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, जो टर्निटिन सॉफ्टवेयर है वो किस लिए यूज़ होता है, फॉर चेकिंग प्लेजरिज्म, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हो जाएंगे रॉन्ग। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। द मेन 2 कंपोनेंट्स ऑफ CPU आर, जो CPU है उसकी एक तो आपको फुल फॉर्म भी बतानी है, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, उसके साथ ही आपको ये बताना है कि 2 मेन जो कंपोनेंट होते हैं CPU के वो क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU एंड BUS
कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, या फिर रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी। इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके साथ ही आप लोग ये भी बताएंगे कि आज के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे या नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया या नहीं। एंड अगर आपके लिए आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। जो भी लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं उन सभी के साथ आप लोग इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करना। और आप लोग एक बार जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना, वहाँ पर आपको सारे ही जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। रिसर्च, कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, सबकी आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर से चेकआउट कर लेना। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।